नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे इसे लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। हमला नहीं करेंगे इसे लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं। फिर से कहा है उम्मीद है ईरान पर हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के खिलाफ जिस तरह से युद्ध के बेड़ों की तैनाती की गई है, अभी ट्रंप के किसी भी बयान से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को धोखे में नहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है। ईरान ने भी कहा है अगर हमला हुआ तो इस बार ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी दिया नहीं। अखबार के अखबार अब्राहम लिंकन को लेकर भर गए हैं। अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में से है अब्राहम लिंकन। इसका आधिकारिक नाम CVN-72 है। हमने कहीं यह भी पढ़ा कि यह बेड़ा कई साल तक बिना ईंधन के चल सकता है क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह अपने आप में युद्ध का पूरा मैदान है। समंदर पर सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस पर 5000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं और अपने आप में यह एक शहर के समान है। एयरबोर्न कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। 60 से 70 लड़ाकू विमान इससे उड़ान भर सकते हैं, यहाँ पार्क रहते हैं। इन विमानों के अलग अलग नाम हैं, इनकी अलग अलग खूबियां हैं। इनके डिटेल को पढ़कर लगता है कि हमले से पहले दुनिया की हथियार मंडी में इनकी नुमाइश की जा रही है कि जैसे अमेरिका का ये विमान ले लो और वो ले लो। इस एयरक्राफ्ट के साथ 3 मिसाइल विध्वंसक भी ईरान की तरफ पहुंच चुके हैं। ईरान से चलकर यह बेड़ा मध्य पूर्व के समंदर में आ गया है, ईरान के बेहद नज़दीक। इस बार इतनी तैनाती है कि उसी से दहशत हो रही है कि ट्रंप अवश्य ही ईरान पर हमला करेंगे। लगता है ट्रंप बार बार बयान बदलकर अपनी रणनीति को समय दे रहे हैं। एक सवाल बार बार आता है कि अमेरिका हमला करने में समय क्यों ले रहा है। वजह यह नहीं कि ईरान को लेकर ट्रंप नरम पड़ते जा रहे हैं, बल्कि मध्य पूर्व के देश नहीं चाहते कि गजा के बाद ईरान को लेकर यह इलाका युद्ध के लंबे दौर में प्रवेश कर जाए। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान युद्ध का विरोध कर रहे हैं। नहीं चाहते कि फिलिस्तीन के मसले के साथ बड़ी हुई पीढ़ी के बाद जो नई पीढ़ी आई है उनका रुझान किसी भी तरह से वैचारिक मसले की तरफ जाए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने भी अमेरिकी अधिकारियों से ईरान को लेकर बातचीत की है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को आश्वासन दिया कि वे अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। तुर्की ने ईरान से कहा है अगर अमेरिका का हमला टालना है तो अपने परमाणु प्रोग्राम में रियायतें करनी होंगी। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है इस बार वह निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं उन पर हमला करेगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और मिलिशिया को सपोर्ट करने की नीति त्याग दे। क्या इन तीनों को मान लेना ईरान के लिए आसान होगा? इसके बाद ईरान के पास बचेगा क्या? ट्रंप सेना लेकर ईरान के दरवाजे पर खड़े हैं कि बात करो, लेकिन ईरान के पास बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं। अमेरिका चाहता है ईरान बातचीत की मेज पर सरेंडर कर दे। ईरान ने कहा है अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, अगर युद्ध होगा तो युद्ध के लिए तैयार है। ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किए तो युद्ध होगा। लोग याद दिला रहे हैं पिछली बार जब आपने हमला किया तब आपने ही दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट कर दिया गया है। फिर इस बार क्यों कह रहे हैं ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने होंगे, नहीं तो हमला कर देंगे। दावोस में ट्रंप ने कहा कि हो सकता है ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करे, लेकिन इसके लिए उन्हें कहीं और जाकर करना होगा क्योंकि पुरानी साइट पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like it. ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसने परमाणु बम नहीं बनाया, तब भी उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया। अब नष्ट करने के बाद ट्रंप कह रहे हैं ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। ट्रंप परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं, कभी मानवाधिकार की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र की बात करते हैं। अलग अलग आवाजों में बात करते हैं ताकि आपके लिए पता करना मुश्किल हो जाए
ईरान पर हमला क्यों करने जा रहे हैं? ट्रंप वो बात नहीं कहना चाहते जो सबको मालूम है। इस वक्त इसराइल और नेतन्याहू ने इलाके में अपना दबदबा कायम कर लिया है। नेतन्याहू को भी लगता है यही मौका है इस इलाके में ईरान को घेर कर खत्म कर दिया जाए। ट्रंप को भी यही लगता होगा कि ईरान से फुर्सत पाने का सही मौका है। इसके बाद वे फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की डफली बजाने लगेंगे और अपने समर्थकों को बता सकेंगे कि उन्होंने ईरान को कंट्रोल कर लिया, मध्य पूर्व में शांति कायम कर दी। रॉयटर्स ने कई सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट किया है कि ट्रंप प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने के लिए ईरान के सुरक्षा बलों और नेताओं पर हमला करने की सोच रहे हैं, ताकि यह संदेश जाए कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ गया है। ट्रंप को इसराइल और अरब देशों ने भी कहा है कि सिर्फ हवाई हमले से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। दो अमेरिकी सूत्रों ने कहा है ट्रंप चाहते हैं कि तख्ता पलट की स्थिति बनाई जाए। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी तक ट्रंप ने इसे लेकर अंतिम फैसला नहीं किया कि वे क्या करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है कि हमले से पहले इसराइल और सऊदी अरब के अधिकारी वॉशिंगटन में बातचीत के लिए पहुंचे हैं। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के सैन्य इंटेलिजेंस के चीफ ने पेंटागन, CIA और व्हाइट हाउस में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ईरान के टारगेट्स को लेकर जानकारी साझा की है। ईरान पर हमले को लेकर पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट और इन रिपोर्ट में उठाए जा रहे सवालों को देखकर हंसी भी आती है और यह भी समझ में आता है कि यह अखबार किस तरह से युद्ध को, किसी संप्रभु देश पर अटैक को लोगों के मन में जरूरी काम के रूप में बिठाते रहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। पश्चिम के अखबारों के लिए यह घटना किसी देश की संप्रभुता के अतिक्रमण का उदाहरण नहीं रहा, बल्कि अब यह उनकी जिज्ञासा का हिस्सा है कि क्या ट्रंप ने जैसा वेनेजुएला में किया वैसा ही ईरान में करेंगे। इस संभावना की तलाश में बड़े बड़े अखबार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट भी इस सवाल को गंभीरता से ले रहे हैं। कह रहे हैं ईरान के साथ ऐसा करना आसान नहीं होगा। अमेरिका के अखबारों में जुगाली करने वाले ये एक्सपर्ट भूल जाते हैं कि अक्टूबर 2024 में जब इसराइल हमला कर रहा था, तब उसके बीच खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने आए, नमाज पढ़ाई और अमेरिका के खिलाफ भाषण दिया। अगर ईरान के भीतर के हालात अमेरिका को उकसा रहे हैं तो कई बार लगता है कि ट्रंप भी अमेरिका के भीतर के हालात के कारण कभी ग्रीनलैंड, कभी ईरान की बात करने लगते हैं। वेनेजुएला पर हमला किया, तब कहा गया एपिस्टीन फाइल से भटकाने के लिए किया गया। आज तक एपिस्टीन फाइल से जुड़े कागजात सामने नहीं आए। इस समय मिनेसोटा में कितने प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 अमेरिकी नागरिकों की मिनियापोलिस की सड़कों पर हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया देख रही है कि एक राज्य के लोग अपने राष्ट्रपति से भिड़ गए हैं। गवर्नर और मेयर ट्रंप से सीधे लड़ रहे हैं। एक तरफ आइस है, दूसरी तरफ नेशनल गार्ड, और इस सब के बीच ट्रंप अपने देश में चल रही मारामारी को छोड़कर ईरान को संभालने चले हैं। ट्रंप ईरान के प्रदर्शनकारियों को भड़काना चाहते हैं, जबकि खुद उनके देश में प्रदर्शन फैलता जा रहा है। मध्य पूर्व के इलाके में ईरान अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी अभी तक टिका हुआ है, लड़ रहा है। इसराइल लंबे समय से ईरान के आसपास के देशों को वैचारिक और राजनीतिक रूप से खत्म कर चुका है। ईरान को घेरने के लिए उसके सभी पड़ोसी देशों को बर्बाद कर दिया गया, तब भी ईरान को खत्म करने का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। पिछले साल जून में बातचीत हो ही रही थी जब उसमें शामिल खामेनेई के सलाहकार पर भीषण हमला किया गया। जून 2025 में ईरान की सेना के शीर्ष अधिकारियों के घरों पर हमले हुए। 4 दिन पहले कमांडर बने अली शादमानी की हत्या कर दी गई, जनरल हुसैन सलामी की हत्या कर दी गई, कई और अधिकारी भी मारे गए। लेकिन एक दिन भी नहीं लगा ईरान की सेना या सत्ता बिखर गई है। लगता नहीं कि ईरान में नेतृत्व किसी एक के हाथ में है। सेना में भी और सरकार में भी अलग अलग स्तरों पर नेतृत्व का ढांचा होगा जो ऐसे वक्त में आगे आकर संभाल लेता होगा। ईरान में नेतृत्व के सामने खतरा बड़ा तो है, लेकिन खत्म नहीं हो सका। तभी ट्रंप बीच बीच में बातचीत की बात करने लग जाते हैं। पिछली बार की कामयाबी कम नहीं थी, तब भी 12 दिनों तक हमला करने के बाद इसराइल को निकलने के लिए रास्ता खोजना पड़ा और अमेरिका से मदद लेनी पड़ी। जब उसने B-2 बॉम्बर से 30,000 टन बम गिराकर दावा किया ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को खत्म कर दिया गया है, मकसद पूरा हो गया है, फिर अमेरिका और इसराइल दोनों ही पीछे हट गए। अगर ईरान इतना ही कमजोर हो गया था
तब उसी समय ईरान में सत्ता परिवर्तन भी हो जाता। लेकिन उस हमले से ईरान के भीतर यह धारणा जरूर कमजोर हुई कि उसकी सैनिक सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ईरान ने सीरिया में 3 अरब रुपए खर्च कर जो मिलिशिया खड़ा किया, अंत में वह काम नहीं आया। गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हाउथी तीनों अब कमजोर हो चुके हैं। ईरान अपने पड़ोसी देशों के इन मिलिशिया को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलता था, जो अब ढह चुके हैं। इनके दम पर ईरान अपनी जनता को बता रहा था कि तमाम प्रतिबंधों के बाद भी हम इस्लामिक सुपर पावर हैं, लेकिन यह दावा अब खोखला लग रहा है। ईरान के भीतर उसकी जो बाहर छवि बनाई गई थी वो खत्म हो गई है। यही कारण है कि ईरान के भीतर असंतोष बाहर आने लगा है। ईरान भले ही अपने यहां हुए प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका के हाथ का आरोप लगा रहा है, लेकिन वह इस सच्चाई को भी स्वीकार कर रहा है कि आर्थिक समस्या वास्तविक है। ईरान ने प्रदर्शनों को काबू में कर लिया, कुचल दिया, लेकिन पहली बार दिख रहा है ईरानी सत्ता मान रही है बहुत लोग मारे गए। खामेनेई ने भी स्वीकार किया है कि हजारों लोग मारे गए। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि मारे गए लोगों की सूची जारी की जाएगी। ईरान की सत्ता को जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान की युवा पीढ़ी सवाल पूछ रही है कि आर्थिक हालत क्यों खराब है। ईरान की क्रांति के ख्वाब से यह पीढ़ी अपनी पहचान नहीं जोड़ पा रही। ट्रंप को इसी बात पर लगता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का श्रेष्ठ समय है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि यही बात ईरान को भीतर से एकजुट कर रही होगी? ईरान के लोग अमेरिका के खतरों को भी समझते होंगे अगर उन्हें बाकी बातें समझ में आती हैं। यही अमेरिका था जिसने टेबल पर बैठे हुए ईरान के अधिकारियों से चल रही बातचीत के बीच इसराइल को उन पर जानलेवा हमला करने दिया। 2018 में भी अमेरिका ही परमाणु डील से बाहर हुआ। उस समय भी राष्ट्रपति ट्रंप थे। ईरान में खामेनेई के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां हुई, ईरान भर में निकली। ईयू ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया है। कह रहा है कि ईरान की सेना लोगों की हत्या कर रही है। ईरान ने ईयू की निंदा की है, कहा है कि इसराइल ने गजा में नरसंहार मचाया, लेकिन उसकी सेना की तरफ ईयू का ध्यान नहीं गया। इससे यह समझ में आता है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के खिलाफ स्टैंड लेने वाला ईयू ईरान को लेकर अमेरिका के साथ है। क्या ईरान की जनता इस हद तक बाहरी देशों के साथ जाने के लिए तैयार है? अमेरिका के सीनेट में विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि जो प्रदर्शन कमजोर हुए हैं फिर से हो सकते हैं। रूबियो के अनुसार ईरान पर प्रतिबंध इसलिए लगता है क्योंकि वह हथियार बनाता है, आतंकियों को खड़ा करता है, पैसे खर्च करता है। इस वजह से भी ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। रूबियो का यह भी कहना है कि ईरान में इस बार सत्ता परिवर्तन की अनुकूल परिस्थिति नजर आ रही है। जो ईरान 50 साल पहले था अब नहीं है। आज का ईरान कमजोर हो चुका है, तो अमेरिका कई तरह से अवसरों की तलाश में है। इस बात को लेकर क्लियर रहना चाहिए। ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए कोई नैतिक आधार नहीं ढूंढ रहे, ना उन्हें जरूरत लगती है कि वहां प्रदर्शनकारी मारे गए। मानवाधिकार की रक्षा के लिए अमेरिका हमला करने जा रहा है। उससे पहले अमेरिका को मिनियापोलिस जाना चाहिए। ईरान को कमजोर करने और उस पर कब्जा करने का मूल प्लान इसराइल का है। 30 साल से नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान परमाणु बम बनाने ही वाला है, आज तक बनाया तो नहीं। अगर अमेरिका हमला करेगा तो इसराइल भी साथ आ सकता है। नेतन्याहू टॉप फॉर्म में है, लेकिन लगातार युद्ध लड़ते लड़ते इसराइल की हालत भी अच्छी नहीं। इसराइल की नेशनल इंश्योरेंस रिपोर्ट में सामने आया है कि इसराइल का हर चौथा बच्चा गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। ये हालत है इन देशों की जो दूसरे देशों में उत्पात मचाते हैं। पश्चिम के अखबारों को पढ़ते हुए एक बात समझ में आती है, उनके यहाँ भी अफवाह उड़ाने का रिवाज बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले खबरें छप गईं, अमेरिकी हमले को देखते हुए खामेनेई ईरान से भागने की तैयारी में है। फिर से वही खबरें छपने लगी हैं कि एक सरकारी विमान तेहरान से उड़कर मॉस्को लैंड हुआ है। ट्विटर पर चल रहा है खामेनेई ईरान से भाग गए। उनके भागने की खबर छापने वाला संवाददाता लगता है खामेनेई के साथ प्लेन में भाग रहा है और वहीं से भागते भागते भागने की खबर दे रहा है। युद्ध को लेकर ट्रंप ने ऐसा कर दिया है कि अगर आप यह अफवाह उड़ा दें कि आपके मोहल्ले के घर में ट्रंप 2 लोगों को लेकर घुस आए हैं और मारपीट कर रहे हैं, तो दुनिया यकीन कर लेगी। आपके पड़ोस का चौकी इंचार्ज जिला छोड़कर भाग जाएगा कि बंदा
आर्माडा लेकर आ गया होगा, जाने कौन कौन सा प्लेन इसके पास होगा, हम चौकी इंचार्ज अपनी पिस्टल से क्या ही कर लेंगे। अगर आपको लगता है ट्रंप के कारण दुनिया बौखला गई है, तब आप खबरों के दूसरे पहलुओं को भी देखिए। आपकी आंखों के सामने हंगामा खड़ा कर इसके लोग पैसे बना रहे हैं। अमेरिका में कई रिपोर्ट छप गई, ट्रंप के सपोर्ट में खड़े उद्योगपतियों की संपत्ति में कई गुना की वृद्धि हो चुकी है। जो अरबपति सोशल मीडिया से लेकर दुनिया का 50% मीडिया कंट्रोल करते हैं, वही ट्रंप के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जेफ बेजोस दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। यानी ट्रंप समर्थक कॉरपोरेट बहुत पैसे बना रहा है। ट्रंप का एक पैटर्न साफ साफ समझ में आने लगा है। वे हंगामा चाहते हैं ताकि इसके शोर में उनके समर्थक मुनाफा कमाते रहें। अगर ट्रंप के कारण दुनिया अस्थिर अनिश्चित हो गई है, तो ट्रंप के समर्थक कॉरपोरेट क्यों खामोश हैं? उनकी कमाई क्यों बढ़ रही है? जाहिर है उनके हितों का नुकसान नहीं हो रहा। इस बीच ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नए चीफ के नाम की घोषणा की जाएगी। फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पावेल ने इंटरेस्ट रेट कम करने से मना कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं इंटरेस्ट रेट कम हो। अमेरिका के वित्तीय सिस्टम में फेडरल रिजर्व स्वायत्त संस्था मानी जाती है, लेकिन ट्रंप ने इस संस्था पर भी हमला बोल दिया। वे ग्रीनलैंड, ईरान को लेकर धुआं पैदा करते हैं और आग अपने घर में लगाते हैं। अगर फेडरल रिजर्व के चीफ पावेल को हटाया गया तो यह बड़ी घटना होगी अमेरिका और दुनिया के लिए। दुनिया के बाजारों में भयंकर तूफान आ सकता है। इस समय की जो वित्तीय व्यवस्था है, उसमें दिखावे के लिए माना जाता है कि फेडरल रिजर्व एक स्वायत्त संस्था है। उसे राजनीतिक दबाव से अलग वर्तमान के वित्तीय हालात के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। ट्रंप चाहते हैं वो जैसा कहते हैं वैसा ही किया जाए। जाहिर है ऐसी अस्थिरता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बाजार घबराएगा। लोग पैसे निकालकर सोना, चांदी, तांबा, पीतल यही सब में लगाने लग जाएंगे। आज जिस तरह से चांदी के दाम में 48,000 की कमी आई, सोने के भाव भी टूटे हैं, लगता है लोगों का दिमाग अभी लंबे समय तक इसी में खराब रहने वाला है। बाकी बात ट्रंप की, तो अगर उन्हें कोई समझा सकता है तो वो मैं हूं, लेकिन मेरे पास वीडियो बनाने के अलावा समय नहीं रहता और मैं भी समझ गया हूं ट्रंप को कोई नहीं समझा सकता। आपने ये वीडियो देखा, आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।